Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 10 निक्की, रोजी और रानी। प्रस्तुत पाठ में पशुओं के प्रति संवेदनशील अनुभूतियों का बड़े सरस रूप में चित्रण किया गया है और बच्चों को पशुओं के प्रति दयालु रहना सिखाया गया है। मेरे अतीत के कोहरे में जो रेखाएं अपने संपूर्ण ममत्व के विविध रंगों में उदय होने लगी हैं, उनके आधारों में 3 ऐसे भी जीव हैं जो मानव समाष्टि की सदस्य न होने पर भी मेरी स्मृति में छपे हैं। ये जीव है निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी। रोजी की जैसे ही आंखें खुली, वैसे ही वह मेरे 5वें जन्मदिन पर पिताजी के किसी विद्यार्थी द्वारा मुझे उपहार रूप में भेंट कर दी गई। स्वाभाविक ही था कि हम दोनों साथ ही बढ़ते। रोजी मेरे साथ दूध पीती, मेरे खटोले पर सोती, मेरे लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर घूमती और मेरे खेलकूद में साथ देती। वस्तुत मेरे पशुप्रेम का आरंभ रोजी के सहचर्य से ही माना जा सकता है, जो 13 वर्ष की लंबी अवधि तक अविच्छिन्न रहा। रोजी सफेद थी, किंतु उसके छोटे सुडौल कानों के कोने, पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग और पंजों का अग्रांश कत्थई रंग का होने के कारण उसमें कत्थई किनारी वाली सफेद साड़ी की धवल रंगीनी का आभास मिलता था। वह छोटी पर तेज टेरियर जाति की कुतिया थी। कुछ प्रकृति से और कुछ हमारे सहचर्य से दुर्लभ विशेषताएं उत्पन्न हो जाने के कारण घर में उसे बच्चों के समान ही वात्सल्य मिलता था। हम सबने तो उसे ऐसा साथी मान लिया था जिसके बिना न कहीं जा सकते थे और न कुछ खा सकते थे। उस समय पिताजी इंदौर के डेली कॉलेज, जो राजकुमारों का विद्यालय था, के वाइस प्रिंसिपल थे और हम सब छावनी में रहते थे, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती ही नहीं थी। हमें पढ़ाने वाले शिक्षक प्रातः और संध्या समय आते थे। इस प्रकार दोपहर का समय हमारे लिए अवकाश का समय था, जिसे हम अति व्यस्तता में बिताते थे। सबसे छोटा भाई तो हमारी व्यस्तता में साथ देने के लिए बहुत छोटा था, परंतु मैं, मुझसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई दोपहर भर बया चिड़ियों के घोंसले तोड़ते, बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली छीमियां बजाते घूमते रहते। ग्रीष्म में जब हवा ठहर सी जाती थी, वर्षा में जब वातावरण, शब्दार्थ, संपूर्ण ममत्व, माँ की संपूर्ण ममता, उदय, उगना, स्मृति, याद, स्वाभाविक, स्वभाव से ही दुर्लभ, जो ढूंढने से भी न मिले, वात्सल्य, ममता, व्यस्तता, व्यस्तहाना, गीला सा लगता था और शीत में जब समय जम सा जाता था, तब भी हमारी व्यस्तता क्रियाशील रहती थी। घूमते घूमते थक जाने पर हमारा प्रिय विश्रामालय आम के वृक्षों से घिरा एक सूखा पोखर था, जिसका ऊंचा कगार पेड़ों की छाया में 8 से 9 फुट और खुली धूप में 4 से 5 फुट के लगभग गहरा था। कोई कोई आम के पेड़ों की शाखाएं सूखे पोखर पर झूमती सी थी। सूखी पत्तियों ने झर-झर कर सूखी सूखी गहराई को कई फुट भर डाला था। हम तीनों डाल पर बैठकर झूलते रहते या रॉबिन्सन क्रूसो के समान अपने समतल समुद्र के गहरे टापू की सीमाएं नापते रहते। हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती। जब हम डाल पर बैठकर झूलते रहते, वह कगार के सिरे पर हमारे पैरों के नीचे बैठी कूदने के आदेश की आतुर प्रतीक्षा करती। जब हम पोखर की परिक्रमा करते, वह हमारे आगे आगे मानो राह दिखाने के लिए दौड़ती और जब हम करौंदे एकत्र करने लगते, तब वह किसी झाड़ी की छाया में बड़े विरक्त भाव से बैठी रहती थी।
गर्मी के दिनों में आम के पेड़ों से छोटी छोटी अंबिया हवा के झोंकों से नीचे गिरती रहती और उनके गिरने के स्वर के साथ रोजी सूखे पोखर में कूदती और पत्तियों से भरे समुद्र में से उसे खोज लाती। कच्ची केरी को खा जाने से बेचारी का गुलाबी छोटा मुंह खट्टा हो जाता, परंतु वह इस खोज कार्य से विरक्त न होती। दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्य में या छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त रहती। रामा बाजार चला जाता और कल्लू की माँ सोती या मांझ कर बर्तन चमकाने में दत्तचित्त रहती। वे सब समझते कि हम लोग अपने कमरे में सो रहे हैं, पर हम कुछ ऊंची खिड़की की राह से पहले रोजी को उतार देते और फिर एक एक करके तीनों बगीचे में उतर कर करौंदे की झाड़ियों में छिपते छिपते अपने उसी स्थान पर पहुंच जाते। टीम में से किसी को भी कमरे में छोड़ना शंका से रहित नहीं था, क्योंकि वह बिस्कुट, पेड़ा, बर्फी आदि किसी के लालच में मुखबिर बन सकता था। परिणामतः तीनों का जाना अनिवार्य था। रोजी भी हमारे संप्रदाय में दीक्षित हो चुकी थी, अतः वह भी साथ आती थी। हमारे अभियान के रहस्यों को वह इतना अधिक समझ गई थी कि दोपहर होते ही खिड़की से कूदने को व्याकुल होने लगती और खिड़की से उतार दिए जाने पर नीचे बैठकर मनोयोग पूर्वक हमारा उतरना देखती रहती। कभी खिड़की से कूदते समय हम में से कोई उसके ऊपर गिर पड़ता था तो वह चीख करना भी नियम विरुद्ध मानती थी। ऐसे ही एक स्वच्छंद विचरण के उपरांत जब हम आम की डाल पर झूला झूल करके अपने संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक आम गिरने का शब्द हुआ और रोजी नीचे कूदी। शब्दार्थ: समतल, सपाट, विरक्त, दुखी, मुखबिर, जासूस, उपरांत, बाद में, संग्रहालय, वस्तुओं को संग्रह करने का स्थान। कुछ देर तक वह पत्तियों में न जाने क्या खोजती रही। फिर हमने आश्चर्य से देखा, वह मुंह में एक नकुल शिशु को दबाए हुए ऊपर आ रही है। पत्तियों में से छोटा मुंह निकालकर उसने जैसे ही बाहर विस्मित दृष्टि डाली, वैसे ही अपने को रोजी के छोटे मुख में पाया। निरंतर बिना दांत चुभाए कच्ची अंबिया लाते लाते रोजी इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उस बुलबुलाते जीव को भी सुरक्षित हम तक ले आई। आकार में वह गिलहरी से बड़ा न था, पर आकृति में स्पष्ट अंतर था। भूरा चमकीला रंग, काली कत्थई आंखें, नर्म नर्म पंजे, गुलाबी नन्हा मुंह, रोओं में छिपे हुए नन्ही सीपियों से कान, सब कुछ देखकर हमें वह जीवित नन्हा खिलौना सा जान पड़ा। रोजी ने उसे हौले से पकड़ा, पर बचने के संघर्ष से उसके कुछ खरोंच लग गई थी। चोट की अधिकता से वह निश्चेष्ट था। हम उसे लिए हुए घर की ओर भागे। उस समय की उत्तेजना में हम अपने अज्ञात भ्रमण की बात भी भूल गए, परंतु माँ ने यह नहीं पूछा कि वह छोटा जीव हमें कहाँ और कैसे मिला। उन्होंने जीव जंतुओं को सताने के संबंध में लंबा उपदेश देने के उपरांत उसे उसके नकुल माता पिता के पास बिल में रख आने का आदेश दिया। हमें बेचारे नकुल पशु से बड़ी सहानुभूति हुई। छोटे बिल में रात दिन बड़े माता पिता के सामने बैठे रहने में जो कष्ट बच्चे को हो सकता है, उसका हम अनुमान कर सकते थे। यदि एक छोटे कमरे में हमें सामने बैठाकर बाबूजी रात दिन पढ़ाते रहें और माँ सिलाई बुनाई में लगी रहें, तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसी ही कोई अप्रिय स्थिति रही होगी, नहीं तो यह इतना छोटा बच्चा भागता ही क्यों। अतः नकुल शिशु के बिल निवासी माता पिता की खोज में हम अनिच्छापूर्वक गए और खोज में असफल होकर निराशा से अधिक प्रसन्न लौटे। अब तो इस लघु प्राणी का हमारे अतिरिक्त कोई आश्रय ही नहीं रहा। प्रसन्नतापूर्वक हमने अपने खिलौनों के छोटे बॉक्स को खाली कर उसमें रुई और कंबल बिछाया।
फिर बहुत अनुनय विनय कर और आदेश मानने का वचन देकर सभी को उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने के लिए राजी किया। इस प्रकार हमारे लघु परिवार में एक लघुतम सदस्य सम्मिलित हुआ। अब रामा की सतर्क देख रेख में वह कुछ दिनों में स्वस्थ और पुष्ट होकर हमारा साथी हो गया। हम भी रामा को दिया वचन भूलकर फिर पूर्ववत अराजकतावादी बन गए। माँ ने उसका नाम रखा नकुल, जो उसकी जातिवाचक संज्ञा का तत्सम रूप था, किंतु न जाने संक्षिप्तीकरण की किस प्रवृत्ति के कारण हम उसे निक्की पुकारने लगे। शब्दार्थ: निरंतर, लगातार, अभ्यस्त, अभ्यास से परिपूर्ण, निश्चेष्ट, बेहोश, अज्ञात, न जाना हुआ, भ्रमण, घूमना, सहानुभूति, दूसरों के प्रति दयाभाव, अनिच्छापूर्वक, इच्छा के विरुद्ध। पालने की दृष्टि से नेवला बहुत स्नेही और अनुशासित जीव है। गिलहरी के खाने योग्य कीट पतंगा, फल फूल आदि खाद्य पदार्थ खाकर वह अपने पालने वाले के साथ 24 घंटे रह सकता है। जेब में, कंधे पर, आस्तीन में, बालों में, जहाँ कहीं भी उसे बैठा दिया, वह शांत स्थिर भाव से बैठकर अपनी चंचल पर सतर्क आँखों से चारों ओर की स्थितियाँ देखता, परखता रहता। निक्की मेरे पास ही रहता था। निक्की या तो मेरे दुपट्टे की चुन्नट में छिपा हुआ झूलता रहता था या गर्दन के पीछे चोटी में छिपकर बैठता और कान के पास नन्हा मुंह निकालकर चारों ओर की गतिविधि देखता। रोजी का कार्य तो हमारे साथ दौड़ना ही था, परंतु निक्की इच्छा होने पर ही अपने सुरक्षित स्थान से कूदकर दौड़ता। एक दिन जैसे ही हम खिड़की से नीचे उतरे वैसे ही निक्की की सतर्क आंखों ने गुलाब की क्यारी के पास घास में एक लंबे काले सांप को देख लिया और कूदकर उसके पास पहुंच गया। हमने आश्चर्य से देखा कि निक्की दोनों पिछले पैरों पर खड़ा होकर सांप को मानो चुनौती दे रहा है और सांप हवा में आधा उठकर फुकार रहा है। निक्की को सांप ने मार डाला समझकर हम सब चीखने पुकारने और सांप को पत्थर मारने लगे। यदि हमारा कोलाहल सुनकर रामा न आता तो परिणाम कुछ दुखद भी हो सकता था। उस दिन प्रथम बार हमें ज्ञात हुआ कि हमारा बालिश्त भर का निक्की कई फुट लंबे सांप से लड़ सकता है। उन दोनों की लड़ाई मानो पेड़ की हिलती डाल से बिजली का खेल थी। निक्की सांप के सब ओर इतनी तेजी से घूम रहा था कि वह एक भूरे और घूमते हुए धब्बे की तरह लग रहा था। सांप फन पटक रहा था, फुंकार रहा था, उसे अपनी कुंडली में लपेट लेने के लिए आगे पीछे घट बढ़ रहा था, परंतु बिजली की तरह तड़क उठने वाले निक्की को पकड़ने में असमर्थ था। वह तेजी से उछल उछलकर सांप के फन के नीचे पैने दांतों से आघात कर रहा था। रामा के कारण इस युद्ध का अंत देखने के लिए तो हम खड़े न रह सके, परंतु जब निक्की खिड़की पर आकर बैठा तब हमने झांक कर देखा तो सांप को कई खंडों में कटा पाया। निक्की के मुंह में विष न लगा हो इस भय से रामा ने उसके मुंह को पानी में डुबा डुबा कर धोया और फिर दूध दिया। सांप जैसे विषधर को खंड खंड करने की शक्ति रखने पर भी नेवला नितांत निर्विष है। जीव जगत में जो निर्विष है वह विष से मर जाता है, और जिसमें अधिक मारक विष है वह कम मारक विष वाले को परास्त कर देता है। नेवला इसका अपवाद है। वह विष रहित होने पर भी सर्प के विष से न मरता है और न संघर्ष में विषधर से परास्त होता है। शब्दार्थ: आश्चर्य, अचानक, कोलाहल, शोर, आघात, वार, विष, जहर, निर्विष, बिना विष का, परास्त, हरा देना। नेवला सर्प की तुलना में बहुत कोमल और हल्का होता है। यदि सांप चाहे तो उसे अपनी कुंडली में लपेटकर चूर चूर कर डाले।
फन की फुंकार से मूर्छित कर दे, परंतु वह नेवले के फूल से हल्केपन और बिजली जैसी गति से परास्त हो जाता है। नेवला न उसे दर्शन का अवसर देता है, न व्यूह रचने का समय, और अपनी लाघवता के कारण नेवले को न विशेष अवसर चाहिए न सुरु। इसी बीच में बाबूजी ने मुझे शहर के मिशन स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय कर लिया। इस योजना से तो हमारे समस्त कार्यक्रम के ध्वस्त होने की संभावना थी, अतः हम सब अत्यंत दुखी और चिंतित हुए, परंतु विवशता थी। निक्की यात्रा के सामान में साथ था, परंतु बाबूजी के आदेश पर उसे घर पर ही छोड़ देना आवश्यक हो गया। मिशन स्कूल पहुंचकर देखा कि वह छत पर बैठकर वहां पहुंच गया है। फिर तो कपड़ों में छिपाकर भीतर ले जाने में मुझे सफलता मिल गई, परंतु कक्षा में उसे देखकर जो कोहराम मचा उसने मुझे स्तंभित और अवाक कर दिया। She has brought a reptile, throw it away आदि कहकर जब सिस्टर्स और सहपाठिनियां चिल्लाने पुकारने लगी, तब रेप्टाइल का अर्थ न जानने पर भी मैंने समझ लिया कि वह निक्की के लिए अपमानजनक संबोधक है। मैंने अप्रसन्न मुद्रा में बार बार कहा कि यह मेरा निक्की है, किसी को काटता नहीं, परंतु कोई उसके साथ बैठने को राजी नहीं हुआ। निरुपाय होकर मैंने उसे फाटक से चारदीवारी तक फैली लता में बैठा तो दिया, परंतु उसके खो जाने की आशंका से मेरा मन पढ़ाई लिखाई से विरक्त ही रहा। आने के समय जब निक्की कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठा, तब आनंद के मारे मेरे आंसू आ गए। तब से नित्य यही क्रम चलने लगा। प्रतिदिन मुझे पहुंचाने और लेने रामा आता था, और वह पालक होने के नाते निक्की के प्रति बहुत सहृदय था। अतः मार्ग भर निक्की मेरी गोद में बैठकर आता था और मिशन के फाटक की लता में या बाड़े में घूम घूम कर घंटों बिताता था। छुट्टी होने पर मेरे फाटक पहुंचते ही उसका कूदकर मेरे कंधे पर बैठ जाना इतना नियमित और निश्चित था कि उसमें कुछ मिनटों का हेर फेर भी कभी नहीं हुआ। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया, पर घूमते देखते थे। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे लिए छोटा घोड़ा न होना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है, तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए कहा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? कुछ दिन बाद हमने देखा एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बना ही था, अतः बाहर से टट्टू को लाने ले जाने के लिए दीवार में एक शब्दार्थ, मूर्छित, बेहोश, आदेश, आज्ञा, आशंका, संदेह, नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने, खाने पीने, घूमने, देख रेख आदि कार्य के लिए छुट्टन नाम का सेवक रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ और न कोई विशेष नौकर रखा गया था। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ही ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू की माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे।
ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वह वहां से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या करुणा बनकर पिघल गई और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोर पंख के समान उठती गिरती रहती थी। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ छोटी क्यों न हुई। छोटी होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः इसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आले थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और कपाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली जीन बनवाई गई। जीन से संतुलन खोने पर भी गिरने का खतरा नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे सवेरे बहन घूमती और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के शब्दार्थ शरणार्थी, शरण में आया हुआ, विद्रोही, विद्रोह करने वाला, विभिन्न स्वरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः इनके लिए पशु, पक्षी, वनस्पति सब परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ पर झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो सिंहासन पर आसीन हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर बैठने वालों को वह दुल की जाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने कैसे उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सबको पकड़कर बांध रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था।
मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किस प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात को भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई। कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने स्थान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहा था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा है। रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। यह छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा खोज निकाल लें। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। तब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया। तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सेंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। सीने का बड़ा सुआ रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। फिर अचानक हमारे अराजक राज्य पर क्रांति का बवंडर बह गया और हमें समझदारों के देश में निर्वासित होना पड़ा। अवकाश के दिनों में जब हम घर लौटे तब निक्की मर चुका था। रानी और उसका बच्चा पवन किसी को दिए गए थे। केवल दुर्बल अकेली और खोई सी रोजी हमारे पैरों से लिपटकर कुंकू करने लगी। शब्दार्थ: पश्चाताप, पछताना, आभूषण, गहना। Like, share and subscribe.